So guys, let us start the next lecture of S block elements. तो आज के लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर को मिला लिया जाए अगर तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सब कुछ एडवांस प्लस लेवल तक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इसको आपको ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें अपन पढ़ेंगे बिल्कुल अभी क्लास में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करेंगे, बट आपको ये पीडीएफ को ना एग्जाम तक जेई एडवांस तक कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जब आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे ना तो रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठने लगेंगे, अच्छे तरीके से बैठने लगेंगे। और अगर आप अभी तक अच्छे से फॉलो करते आए हो ना तो ठीक ठाक आपको समझ एक डेवलप हो गई होगी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की। लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि आप हर रिएक्शन प्रेडिक्ट कर लो, ये इम्पॉसिबल होता है। ये आपके लिए क्या मेरे लिए भी इम्पॉसिबल होगा। और कोई अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी करा हुआ है जिसने एकदम स्पेशली 20 साल 30 साल से जो इनऑर्गेनिक को लेके भी चल रहा है ना, उसको भी कोई नया रिएक्शन आएगा तो वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। हाँ, एक आइडिया लग जाता है कि इसके साथ ये होना चाहिए, बट वो 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखते हुए आप इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। ठीक है, जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपको रिएक्शंस आपके सामने आएंगे और आपको काफी बेनिफिट होगा उससे। और इसके बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं करा रहा हूं इसके बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर कोई बोल रहा है आपको कि अरे ये भी कर लो वो भी कर लो, मत करिएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा 100% ट्रस्ट रखो, इनके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर। ठीक है, डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर। चलिए, तो ये हमने लिथियम और मैग्नीशियम की थोड़ी सिमिलैरिटीज देखनी है, वो देखते हैं। तो आपको पता है कि लिथियम और मैग्नीशियम ये एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब मैंने शायद आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लिथियम इधर है मैग्नीशियम इधर है, तो इनका जो एटॉमिक रेडाई है उसमें एक सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी देखने को मिलता है एटॉमिक रेडाई में, और इसकी वजह से इनके कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से सब कुछ सिमिलर होगा, लेकिन लगभग प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी रहती है। मतलब इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो एग्जाम में कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैग्नीशियम का एक रिएक्शन आ गया, उसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन आपको लिथियम के साथ पता है, तो आप मैग्नीशियम के साथ भी वही रिएक्शन को उसी तरह से करा देना, 90% चांस है कि आप सही हो जाओगे। ठीक है, तो जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो आप ऐसे कर सकते हो। ऑल्दो चलिए देखते हैं क्या क्या रिलेशनशिप है इनमें, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। सो हार्डनेस ठीक है, डेंसिटी ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर दोनों ही पानी के साथ काफी स्लो रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम मैंने बताया था आपको थोड़ा पानी गर्म करना पड़ता है, ल्यूकवार्म वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है। और लिथियम तो अपने ग्रुप में सबसे स्लोएस्ट था, तो एक तरह से ये भी सिमिलैरिटी हो गई। देन हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जब हम बात करते हैं तो इनके हाइड्रोक्साइड्स भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते। मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं होता और लिथियम भी स्पैरिंगली सॉल्युबल है। अगर आप सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे ना, आप पाएंगे कि NaOH, KOH और नीचे जाते जाओगे सॉल्युबिलिटी काफी ठीक ठाक है। बट जब आप बात करते हो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, लिथियम हाइड्रोक्साइड की, दे आर नॉट वेल सॉल्युबल, बहुत अच्छे सॉल्युबल नहीं होते वो। देन कम्स नाइट्रोजन के साथ। जी हाँ, सभी लोग ऐसा नहीं करते, बट लिथियम ऐसा करता है और साथ ही साथ मैग्नीशियम भी ऐसा करता है। ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, देन कम्स ऑक्साइड्स। देन ऑक्साइड डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड, ये भी बात पता है। दोनों ही नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम कभी भी सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड वाली कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और जब हम बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की,
तो उसमें तो अपने पढ़ा ही था कि जब हम बेरियम के पास पहुंचते हैं तब जाके वो कहीं पर ऑक्साइड बनाता है, तो सुपर ऑक्साइड वाला तो कोई टेंशन यहाँ है नहीं। कार्बोनेट्स, अब वही बात है, पोलराइजिंग पावर हाई है तो दोनों के जो कार्बोनेट्स होंगे वो काफी इजी होंगे डिकम्पोज करने के लिए, वही बात लिखी होगी। देन सॉल्युबिलिटी इन इथेनॉल, तो देखो थोड़े कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा हैं पोलराइजिंग पावर की वजह से, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है तो उनके पास एक टेंडेंसी हो जाती है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल। तो वही बात है, लिथियम और मैग्नीशियम के स्पेसिफिक एग्जांपल यूज किया है, शायद क्लोराइड्स यूज किया है इसने। लिथियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड दोनों ही वेल सोल्यूबल है इथेनॉल में। हाइड्रेशन की बात है तो बस वही बात है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। देन बेरिलियम की एनामलस प्रॉपर्टीज, तो बेरिलियम एनामलस प्रॉपर्टीज उसी वजहों से दिखाएगा जिन वजहों से लिथियम दिखा रहा था, वही छोटा साइज, वही डी ऑर्बिटल्स ना होना जिसकी वजह से वो अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं कर पाते, छोटा साइज होना, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होना जिसकी वजह से अगर हाइड्रेशन नहीं हो रहा है तो रिएक्शन मुश्किल हो जाता था, क्योंकि गैशियस रिएक्शंस अगर कराना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी यूज हुआ करता था और उस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो गैशियस रिएक्शंस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं लिथियम के की बात करी जाए, बेरिलियम की बात करी जाए। इसीलिए आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, इनको हम थोड़ा इनडायरेक्टली बना रहे थे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बेरिलियम विथ हैलोजेंस वाला रूट ना फॉलो करके हम एक दूसरे रूट से बना रहे थे। चलिए, तो क्या एनामलस प्रॉपर्टीज है वो बताई गई है, ठीक है। हार्डनेस ठीक है, डेंसिटी ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होगा, पानी के साथ डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वही मैंने बताया था एमॉर्फस फॉर्म में अगर रखोगे तो कर लेता है, ठीक है। एमॉर्फस फॉर्म में रखोगे, थोड़ा पाउडर्ड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में रखोगे तो बेरिलियम भी रिएक्ट कर ले जाता है। देन ऑक्साइड कैसा होगा, बेरिलियम देखो अपने ग्रुप से एकदम अलग सा बिहेवियर दिखा रहा है, बाकी पूरे ग्रुप में जितने भी ऑक्साइड हैं सब बेसिक ऑक्साइड हैं, बट जब बात करी जाती है बेरिलियम की तो वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। देन बेरिलियम वही कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, ये सब नॉर्मल बातें हैं। देन जब बात करते हैं हम कार्बाइड्स की, तो बेरिलियम का कार्बाइड अनोखा है, ठीक है, बेरिलियम का कार्बाइड अनोखा है। बाकी जो इसके मेंबर्स हैं वो C2 वाला कार्बाइड बना रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड एसिटिलाइड। वो नॉर्मल एसिटिलीन गैस देते हैं, बट ये अलग है बेरिलियम, ये C4- वाला कार्बाइड बनाता है एल्यूमिनियम के जैसा। किसके जैसा? एल्यूमिनियम के जैसा। क्योंकि मजे की बात तो ये है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये दोनों भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये C4- वाला कार्बाइड बनाएगा, पानी पड़ेगा, CH4 मीथेन गैस बाहर आ जाएगी, बाकियों में अलग गैस बाहर आ रही है। हाइड्राइड की बात करते हैं तो बेरिलियम का हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉलीमेरिक है, मल्टी सेंटर है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह। इनके स्ट्रक्चर्स एक बार अगर भूल गए होगे तो बिल्कुल रिवाइज कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग में कराया हुआ है, नोट्स अगर प्रॉपर बनाए होगे तो कॉपी में होगा आपके, ठीक है, ठीक है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इनका होता है वगैरह वगैरह, वो स्ट्रक्चर्स की बातें अभी हम नहीं कर रहे, इसी वजह से हमने केमिकल बॉन्डिंग में समय दिया है काफी। देन बेरिलियम जो है वो 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिखा सकता, मजबूरी है। और वही बात करो आप एल्यूमिनियम वगैरह की, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 6 दिखा सकते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इसका रीजन हो जाएगा। एल्कली के साथ रिएक्शन, बिल्कुल, बेरिलियम डिसॉल्व इन एल्कली विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ये मेटल है और ये मेटल एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है, बाकी नहीं होते। आप सोचो मैग्नीशियम को मैं बेस में डिसॉल्व करूं, नहीं होगा वो। यही है जो ऐसा करता है, अगेन बिकॉज थोड़ा एम्फोटेरिक नेचर है, तो मेटल होते हुए भी
आप जब एल्कली में इसको डालेंगे तो एक पक्की बात है, हाइड्रोजन भी जरूर निकलता है। जैसे जिंक को आप डालते हो ना NaOH में, तो जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन के प्रिपरेशन का भी तरीका है, ये जिंक विद NaOH काफी हाइड्रोजन देता है, अच्छा खासा अमाउंट में हाइड्रोजन देता ही है, ठीक है। तो वही बात है, देखो, अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज। देन रिजेंबलेंस ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम एल्यूमिनियम के बीच में भी डायगोनल रिलेशनशिप है, कुछ सिमिलैरिटीज बताई गई हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड, थोड़े कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं दोनों के। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है ये स्ट्रक्चर्स के बारे में। देन सॉल्ट्स जो हैं, the salts of beryllium as well as aluminium are extensively hydrolyzed, बहुत अच्छे से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ये भी पता है आपको, पहले बता चुके हैं। देन कार्बाइड्स, सिमिलर टाइप के कार्बाइड बना रहे हैं, मिथेनाइड्स बनाते हैं ये। देन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, they are amphoteric, so they are reacting with acids as well as bases, nothing new. And acid के साथ they are not readily attacked because both contains that oxide layer. तो दोनों में ऑक्साइड लेयर भी है, बेरिलियम में भी एंड एल्यूमिनियम में भी, जिसकी वजह से सो कॉल्ड पैसिवेशन होता है और रिएक्शन जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपर लेयर आपकी जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। इन चीजों को पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अभी हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हर तरह के ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कुछ प्रेपरेशंस दिए हुए हैं, कुछ यूजेस दिए होंगे, तो यूजेस तो आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इनके हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स लगभग प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्लोराइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोनेट्स भी पढ़ेंगे इनके। देखो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आप खुद से प्रेडिक्ट कर लोगे। अगर मैं थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड के रिएक्शंस छोड़ दूं ना, क्योंकि ये थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स के रिएक्शंस थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं, बट जब मैं बात करूं ये कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स भी पढ़ेंगे थोड़ा, ये रिएक्शंस ना दे आर वेरी इजी एंड आफ्टर स्टडिंग दोज प्रीवियस टॉपिक्स लाइक GIOC एंड सॉल्ट एनालिसिस, these reactions becomes highly predictable. तो उसमें बहुत समस्या नहीं होगी, बट हाँ पढ़ना जरूर है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, पढ़ना जरूर है। चलिए, तो आते हैं बेटा सोडियम ऑक्साइड में। सोडियम ऑक्साइड में एक बात मेरी याद रखना, तो आपको काफी काम आएगा ऑक्साइड पर ऑक्साइड पढ़ते वक्त। मैंने क्या बताया था कि नॉर्मली ऑक्साइड बनता है, अगर समय इसको मिल गया, इसने और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये बना लेता था पर ऑक्साइड, अगर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये बना लेता था सुपर ऑक्साइड। कुछ ऐसी बातें हमने की थी, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, कुछ इस तरह से ये फॉर्म करता था, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम को नॉर्मली एकदम एक्सेस ऑफ एयर में जलाता हूं, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि सोडियम हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पर ऑक्साइड, यही लिखा था हमने। तो हमने लिखा था सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सोडियम कभी नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बना सकता, सर ये तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब बचपना है, इसको छोड़िए आप, है ना। ये आप 10th 12th क्लास की केमिस्ट्री या फिर स्कूल लेवल की केमिस्ट्री आप इस तरह से पढ़ते हैं कि आपने देख लिया कि सोडियम जो है वो Na2O2 बना रहा है, तो कहीं आपको अगर ये दिख गया तो आप विद्रोह कर देते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, हमको तो ये पढ़ाया गया। अबे बहुत कुछ हो सकता है, बनाने के कंडीशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। वही पोटेशियम, वही सोडियम, वही ऑक्सीजन,
वही सोडियम वही ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है। ऑक्सीजन के अमाउंट को कंट्रोल करते जाओगे, कभी सुपर ऑक्साइड बनेगा, कभी पर ऑक्साइड बनेगा, कभी नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। थोड़ा हीट कर दोगे कुछ और बन जाएगा, थोड़ा हीट कम करोगे तो कुछ और बन जाएगा। बहुत स्पेसिफिक होते हैं ये रिएक्शंस, ठीक है, तो समझिएगा मेरी बात। लेकिन जब नॉर्मली हम सोडियम को लेंगे और ऐसे खुली हवा में ऐसा जला देंगे एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सोडियम बनाता जो है वो Na2O2 ही है। इसीलिए मैंने वहां पर आपको लिखाया था कि सोडियम परऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को थोड़ा कंट्रोल्ड रखें, उतना ऑक्सीजन ना दें, अब वो कंट्रोल्ड रखते कैसे हैं, ये काम तो स्पेशल अपैरेटस होते हैं जिसके थ्रू रिएक्शन कराया जाता है। तो अगर हम रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को उतना भरपूर सप्लाई ना करें ऑक्सीजन की, तब नॉर्मल ऑक्साइड भी ये बना सकता है, ठीक है, तब ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है। थोड़ा रिएक्शन को गौर से देखें क्या बोला जा रहा है। लुक एट दिस रिएक्शन। तो यहां पर नॉर्मल ऑक्साइड के साथ शुरुआत की गई है और ये बताया जा रहा है, प्रिपरेशन मेथड्स बताए जा रहे हैं। देखिएगा इसमें कौन सा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, उसको कॉपी में अलग से मार्क करिएगा, नोट करिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊंगा ना उसको ध्यान रखिएगा। तो सोडियम को 180 डिग्री में लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में और एक्सेस जो सोडियम है उसको हटा दिया जाता है, एक्सेस सोडियम हटा दिया जाता है, ठीक है। तो जब हमने ये रिएक्शन कराया तो आपको Na2O बना है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन थोड़ा कंट्रोल्ड अमाउंट में डाला 180 डिग्री में, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में? यहां सोडियम मेटल को यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। ऐसे में कुछ भी तुक्के में कोई भी रिएक्शन को इंपॉर्टेंट नहीं बोलता, ठीक है। मुझे उसके पीछे का बैकग्राउंड पता है, इस वजह से मैं उस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। लेकिन मैं हर रिएक्शन का भी बैकग्राउंड बता बता के आपको नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अदरवाइज ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते रह जाओगे, आप खत्म ही नहीं होगा। तो मैं आपको जो रिएक्शन कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाना। अब इसमें मैं बता रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो नाइट्रेट्स को रिड्यूस करके नाइट्रोजन गैस दे रहा है ना, ये मामूली बात नहीं, ठीक है। नाइट्रेट्स को रिड्यूस करके ये जो नाइट्रोजन गैस मिल रही है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जामिनर की नजर पड़ी इस रिएक्शन पे तो उसके मन में जरूर ये इच्छा उठेगी कि चलो यार पूछ ही डालते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, क्या कहा मैंने कहा कि सोडियम परऑक्साइड है, नाइट्रेट है और नाइट्राइट है। अब यहां तीनों रिएक्शंस में सोडियम डाला जाता है इसके साथ, और सोडियम एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। सोडियम रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है यहां पर। तो क्या करेगा? अरे रेड्यूस करेगा। ये आपका परऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इसको रेड्यूस कर देता है, इसको रेड्यूस कर देता है टू नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2। नाइट्रेट्स इसको भी रेड्यूस कर देता है और नाइट्रेट को रेड्यूस कर देता है। ये देखिए सोडियम, यहां पर रिएक्शन क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा रिएक्शन को समझा देता हूं, कौन रेड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑल्दो आपको ये बात समझ आ गई होगी। प्लस सोडियम, तो सोडियम एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ये नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 है, वो रेड्यूस होकर नाइट्रोजन बन जाता है। साथ ही साथ अब ये जो ऑक्सीजन था ना, इसका कुछ नहीं हुआ है। ये पहले भी ऑक्साइड था, ये पहले भी ऑक्साइड था, नॉर्मल ऑक्साइड, और अभी भी ये नॉर्मल ऑक्साइड ही हुआ है। ये अभी भी नॉर्मल ऑक्साइड ही हुआ है, Na2O प्लस नाइट्रोजन। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ? अरे सोडियम का हुआ है ना ऑक्सीडेशन, Na जो है Na+ में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ वाला Na+ नॉर्मली जैसा था वैसा ही है, बट ये सोडियम भी Na+ में कन्वर्ट हुआ है और ये नाइट्रेट जो है वो N2 में कन्वर्ट हुआ है।
तो एक्चुअली यहाँ नाइट्रेट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड में यूजिंग सोडियम एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सेम काम नाइट्राइट के साथ भी हो सकता है और वो भी नाइट्रोजन गैस ही देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे तो ये लिखने में 4 रिएक्शन दिख रहे हैं, बट ये जो 2 रिएक्शन है ना, नाइट्रेट और नाइट्राइट, भूलिएगा मत इन 2 रिएक्शंस को, ठीक है। एंड देन एजाइड आयन है, तो अगेन सिमिलर रिएक्शन, रिडक्शन हो गया एजाइड आयन का और नाइट्रोजन यहां भी इवॉल्व हो गया है। क्या बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो सोडियम ऑक्साइड वाइट है लेकिन क्रिस्टलाइन नहीं है, एमॉर्फस है, कोई फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती। एंड पानी के साथ कॉस्टिक सोडा बनाएगा, दैट इज NaOH, क्वाइट ऑब्वियस यूजेस आप देख लीजिएगा। देन कम्स सोडियम परऑक्साइड। अब परऑक्साइड में क्या करना होगा, अगर बनाना है मुझे परऑक्साइड तो क्या करना होगा। तो परऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन जब आप दे रहे हैं उसमें कंजूसी मत करिएगा। ऑक्सीजन को इनफ सफिशिएंट अमाउंट में आप ऑक्सीजन दीजिए, आपका परऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि सोडियम का तो टेंडेंसी ही था ना कि वो नॉर्मली परऑक्साइड बनाता है, तो अगर आप उसको एक्सेस ऑक्सीजन दे देंगे वो परऑक्साइड बना डालेगा, ठीक है। एकदम बर्निंग है ये रिएक्शन, एकदम बर्निंग, मतलब आप सोडियम लें और ऐसा करके जला दें और उसको छोड़ दें हवा में, तो वो परऑक्साइड में बनाएगा, मेजर अमाउंट में परऑक्साइड बनाता है। देखो पढ़ते हैं, हीटिंग द मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विच इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड CO2। क्या है, मॉइस्चर पड़ता है तो फिर वो रिएक्शन करने लगता है, अभी आगे आएगा, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन आएगा, CO2 के साथ भी रिएक्शन आएगा। मॉइस्चर के साथ आपको पता है वो H2O2 दे देता है अगर थोड़ा ठंडा टेम्परेचर हो। रूम टेम्परेचर में तो H2O2 भी टूट जाता है ना। रूम टेम्परेचर में तो H2O2 भी डिकम्पोज हो जाता है पानी और O2 में, पानी और O2 में। चलो वो आगे की बात है, आएगा आगे तो देखते हैं। एक इंडस्ट्रियल मेथड भी दिया हुआ है, 2 स्टेज रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। क्योंकि देखो जब एयर यूज कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, लार्ज स्केल में किया जाता है, ये काम लार्ज स्केल में काम किया जाता है। पहले सोडियम को ऑक्सीजन दिया जाता है, तो शुरू में तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद उसको और ऑक्सीजन देते जाओ जब तक आपको सोडियम पर ऑक्साइड ना मिल जाए, जब तक आपको सोडियम पर ऑक्साइड ना मिल जाए। और ये जो सोडियम पर ऑक्साइड जब बनता है शुरू में, तो ये थोड़ा सा पेल येलो कलर का दिखता है, थोड़ा पेल येलो दिखता है। आप थोड़े इमेजेस देख लीजिएगा अगर आपको थोड़ी और फील चाहिए तो, थोड़ा पेल येलो कलर का दिखता है। लेकिन रखे रखे सोडियम पर ऑक्साइड में NaOH की एक फिल्म बनती है इसके ऊपर, और शायद कार्बोनेट की भी बनती है। NaOH और कार्बोनेट की फिल्म बन जाती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये थोड़ा वाइट हो जाता है। अगर कुछ दिनों के लिए आप छोड़ देंगे तो ये वाइट हो जाता है, क्योंकि एक फिल्म बन जा रही है। हाँ खैर, सोडियम पर ऑक्साइड आपका अंदर प्रिजर्व्ड है, बट ऊपर जैसे एक वही लेयर बनती है, वैसे यहां भी लेयर बन जाती है, ठीक है। ये भी रिएक्शन ठीक है। अब आइए आगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, पेल येलो सॉलिड व्हेन इम्प्योर बिकमिंग व्हाइट इन एयर, formation of film of NaOH and Na2CO3। देन इन कोल्ड वाटर, अब ये रिएक्शन दिया हुआ है इसका पानी के साथ, तो पानी के साथ आपने रिएक्शन पढ़ा है, H2O2 बनता है। बट अगर रूम टेम्परेचर पे लिखा रहता है ना क्वेश्चन में, तो देखो ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल है कि रूम टेम्परेचर में सर H2O2 क्या पूरा टूट जाता है? पूरा तो नहीं टूटता, बट काइंड ऑफ उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जब रूम टेम्परेचर पे पूछता है इस रिएक्शन को, तो हम H2O प्लस O2 अलग कर देते हैं। जैसे H2O2 बना था तो H2O प्लस O2, और H2O लिखना नहीं है फिर से क्योंकि वो तो रिएक्टेंट था, तो ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। एंड दिस ऑक्सीजन इज कमिंग आउट फ्रॉम H2O2, डोंट माइंड, सॉरी, ओके। एंड सिमिलरली फिर अगेन एसिड के साथ भी वही होगा, H2O2 बनेगा। और अगर थोड़ा आप हीट कर दें 25 डिग्री सेल्सियस, रूम का नॉर्मल टेम्परेचर जो हम मानते हैं लैब वेब में, तो 15-20 डिग्री होता है, 25 डिग्री भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक के टेक्निकल लैब्स होते हैं जहां पर प्रिसीजन के साथ काम किया जाता है, तो 15 डिग्री को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है, 15 डिग्री को, ठीक। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, 25 डिग्री मानो 15 डिग्री मानो, एक ही बात है।
देन अब अगला रिएक्शन सोडियम परऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है ये? सो ये जो आपका परऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कन्वर्ट हो रहा है, देखिए किसमें, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू O2। तो जब ये O2 में जा रहा है तो -1 से 0 जा रहा है, आपको दिख रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। और मजे की बात तो ये है कि जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, अरे ऑक्सीडाइज कौन हो गया, रिड्यूस कौन हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो एक्चुअली में यही जो परऑक्साइड है, यही एक बार ऑक्सीडाइज हुआ है और यही एक बार रिड्यूस हुआ है। ये नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो परऑक्साइड का O2 2- है, यहां पर एक बार ऑक्सीजन में गया और यहां पर एक O एटम दिख रहा है जो आपको 3 हो गया है। अब बैलेंस करेंगे तो वो तो दिख ही जाएगा। तो यही वाला परऑक्साइड एक बार रिड्यूस हुआ है और यही वाला परऑक्साइड एक बार ऑक्सीडाइज हुआ है, ऐसे सोच सकते हैं आप, ठीक है, CO2 के साथ। लेकिन जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे इसको तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, और ऑब्वियस भी है तब ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये O2 2- अब किसको ऑक्सीडाइज करेगा, CO को ऑक्सीडाइज करेगा, CO को ऑक्सीडाइज करेगा CO2 में, और खुद रेड्यूस हो जाएगा नॉर्मल ऑक्साइड में। और जब ये नॉर्मल ऑक्साइड में जाएगा तो वो बनेगा NaOH, और आपको पता होगा कि NaOH और CO2 एक एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, और इस एसिड बेस रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है एक सॉल्ट जो कि है सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो किसी तरह का ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, किसी तरह का ऑक्सीजन गैस नहीं निकल रहा है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और, अच्छा नहीं, अभी तो ये बचा हुआ है। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। देखिए, सोडियम परऑक्साइड की बात हो रही है। तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस CO। देखो, अब ये सोडियम परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोनेट में, सोडियम परऑक्साइड, एंड इसको ऑक्सीडाइज कर दिया इसने कार्बोनेट में, एंड CO को भी कार्बोनेट में, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। SO2 को रिड्यूस ऑक्सीडाइज किया इसने किसमें, सल्फेट में, एंड अब इसमें ये वाला जो रिएक्शन है ये भी एक काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन बन जाता है, अमोनिया और सोडियम परऑक्साइड का रिएक्शन। यहां अमोनिया भाई साहब ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, और अमोनिया जब भी ऑक्सीडाइज होता है ये कुछ और नहीं, गैस है तो गैस में ही बदल जाता है, लेकिन इस बार उस गैस का कंपोजिशन अलग है, वो नाइट्रोजन गैस देता है। अमोनिया ऑक्सीडाइजेस टू गिव नाइट्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ Na2O2, एंड आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये जो परऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है, हर बार नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर भी परऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, परऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन में एक चीज और ध्यान रखना है, कार्बन की वजह से यहां पर जो सोडियम है, थोड़ा बहुत सोडियम मेटालिक सोडियम का भी डिपोजिशन होता है। रेडॉक्स ही है, देखेंगे तो समझ आ जाएगा। वैसे वो उतनी खास बात नहीं है, जितनी खास बात ये है, जहां जहां नाइट्रोजन निकल रहा है इन रिएक्शंस को ध्यान दीजिएगा। फिर बात हो रही है सल्फाइड्स जो होते हैं, सल्फाइड्स भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, सल्फेट में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता है, ये रिएक्शन से देख लीजिएगा। एंड देन कम्स, ये है अपना यूजेस दिया हुआ था। नाउ कम्स द ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम के ऑक्साइड्स तो हैं, आपने जो सुने हैं ना, वो क्या क्या ऑक्साइड है आपने अभी तक सुना है? एक नॉर्मल ऑक्साइड K2O, मैं ऑक्साइड लिखता हूं। एक आपने सुना है O2 माइनस, O2 2- पोटेशियम के लिए तो सुना है ना, पर ऑक्साइड भी है, सुपर ऑक्साइड भी है, लेकिन हमने कहा था कि मेजॉरिटी वो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। और जब हमने कहा
कि मेजॉरली वो सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो पर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाएगा, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये दो तरह के और ऑक्साइड बनाता है, ऑल्दो थोड़े रेयर हैं वो ऑक्साइड्स, जिसमें से एक तो ओजोनाइड कहा जाता है, O3 माइनस, है ना, O3 माइनस एक तो ओजोनाइट कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइट, बट काइंड ऑफ ऑक्साइड ही है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एटम्स ही हैं इसमें और कुछ है नहीं, तो इट इज कॉल्ड ओजोनाइट। और एक होता है सेस्क्यू ऑक्साइड, दैट इज O32 माइनस, दिस इज कॉल्ड सेस्क्यू ऑक्साइड, एंड दिस इज नॉट टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई परस्पेक्टिव, क्योंकि काइंड ऑफ थोड़ा शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होता है, रिएक्शन के बीच में बनता है, उसको फिर आइसोलेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक कार्बोकटायन की तरह है जिसको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है, आइसोलेट हो जाता है बट थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है और उतने ज्यादा रिएक्शंस आपको इसके देखने को नहीं मिलते, सो यू नीड नॉट टू मेमोराइज इट, दिस सेस्क्यू ऑक्साइड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब कुछ कलर हैं, अब ये जो नॉर्मल ऑक्साइड जो दिखेगा आपको वो वाइट ही दिखेगा, पर ऑक्साइड भी वाइट दिखता है। अब सुपर ऑक्साइड में खैर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक नेचर का भी है, खैर पैरामैग्नेटिक नेचर का पर ऑक्साइड भी है, बट सुपर ऑक्साइड अगेन थोड़ा येलोइश कलर का रहता है इसका। और जब बात करें ओजोनाइट का या फिर सेस्क्यू ऑक्साइड के, ये थोड़े से इंटेंसली कलर्ड होते हैं, रेड ऑरेंज इस तरह के इसके कलर होते हैं। सो ये रेड लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है, एंड देन दैट इज ऑरेंज रेड, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट यार, जस्ट अ सेकेंड, ये फ्लो तोड़ देते हैं यार, ये कुछ कुछ टच हो जाता है बीच में, और ये टच करने वाले कोई और नहीं, ये एक आध मच्छर हैं वो टच कर देते हैं, बताओ, देख रहे हो परेशानी, अलग लेवल की परेशानी है ये। अच्छा तो मैं कहाँ था, हाँ KO3 के बारे में बात किया मैंने थोड़ा बहुत। अच्छा अब आइए सीधे प्रिपरेशन पे आते हैं, अलग अलग ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, इनके भी रिएक्शंस के मजे उठाते हैं थोड़े से। तो देखिए देखिए नॉर्मल सोडियम के ऑक्साइड्स के रिएक्शन में कुछ खास नहीं था, वो याद हो गया, बस ये ध्यान था कि जो पर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और कौन सा रिएक्शन मैंने बताया, सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाने के काम आता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स और एजाइड्स तीनों को रिड्यूस कर सकता है सोडियम, और नाइट्रोजन गैस उड़ा सकता है। चलो आगे आते हैं, नॉर्मल पोटेशियम ऑक्साइड की बात हो रही है, तो अगेन थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन है, यहां पर भी आप जैसे सोडियम नाइट्रेट में आप सोडियम डाल के उसको रिड्यूस कर देते थे, वैसे यहां पोटेशियम डालिए रिड्यूस हो जाता है, ये भी काम का रिएक्शन है। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम डालिए, थोड़ा हीट करिए तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा और K2O मिलेगा, ये एक्वस रिएक्शन नहीं है, ठीक है, गलत मत समझिएगा, ये एक्वस रिएक्शन नहीं है, यू हैव टू टेक दैट पोटेशियम नाइट्रेट का पाउडर which is white in color and you have to add some pieces of potassium metal to it and you have to heat them, just properly mix them so that they can react properly and you have to heat it and soon you will get to see nitrogen gas evolving, और वो जो सॉलिड बचेगा आपका रेसिड्यू वहां पर, वो एक्चुअली में पोटेशियम ऑक्साइड होगा, कलर में ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे क्योंकि वो वाइट ही होता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी वाइट ही होता है, तो वाइट ही आपको दिखेगा। देन K2O में डिफेक्ट है, क्रिस्टल डिफेक्ट, जिसकी वजह से हीट करने पर वो येलो हो जाता है, जिस तरह से जिंक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था, वो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वहां पर आपको येलोइश कलर मिलती है। इसके बारे में और अच्छे से आप सॉलिड स्टेट जैसा चैप्टर जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसमें पानी डालोगे तो क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है तो KOH ही बनेगा, कौन सी बड़ी बात है। अब आइए थोड़ा सा पर ऑक्साइड, अब जब हम पर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं
वहां पर क्या था सोडियम में? सोडियम बनाता है परऑक्साइड, मतलब जब आप उसको भरपूर ऑक्सीजन दोगे तो भी वो परऑक्साइड बनाएगा। तो जब उसका ऑक्साइड बनाना था, नॉर्मल ऑक्साइड, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया था हमने, ठीक है, तब हमने किया था कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जब हमें उसका नॉर्मल ऑक्साइड बनाना था। और यहां पर जो पोटेशियम है वो जब हम भरपूर ऑक्सीजन देते हैं तो बनाता है सुपर ऑक्साइड, तो जब हम उसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो परऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो परऑक्साइड बनाएगा। तो बाय बर्निंग पोटेशियम 300 डिग्री इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इट फॉर्म्स परऑक्साइड, ठीक है। और इसकी टेंडेंसी मैंने कैसे बताई थी? वो K प्लस ऑक्सीजन खींचने की टेंडेंसी कम है, और चिपका दिया था आपको कि पोलराइजिंग पावर से देख लो, ठीक है, तो काम हो जा रहा था। अब आइए थोड़ा बहुत कुछ और ऑक्साइड्स की बात हो रही है यहां पर, जैसे कि सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड को बनाने का तो एक तरीका तो यही है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, क्योंकि अगेन मॉइस्चर पड़ते ही डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ये जो सुपर ऑक्साइड्स हैं इनकी तो थोड़ी सी डिस्प्रपोर्शनेशन वाली भी आदत है ना, ये थोड़ी डिस्प्रपोर्शनेशन वाली आदत है इनकी, जिसमें ये ऑक्सीजन देना बहुत पसंद करते हैं, तो डिस्प्रपोर्शनेशन वाली भी इनकी आदत है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इनके जो ऑक्साइड हैं, खास करके ये जो सुपर ऑक्साइड है, इसको बनाने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा इस रिएक्शन को, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल जब आपने ये पढ़ा था लिक्विड अमोनिया, पिछले क्लास का जो स्टार रिएक्शन था वो यही था कि हम पोटेशियम को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वो डिसॉल्व होता है। एक्चुअली वो ऑक्सीडाइज हो गया होता है, K प्लस आयंस आपके पास होते हैं, आपके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब आप उनको ऑक्सीजन देंगे ना, जब आप उनको ऑक्सीजन देंगे तो वो अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं पोटेशियम में, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन आपने दिया तो वो जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरी शरारत उन्हीं की है। अब वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, वो सब नहीं सोचना है, क्या क्या बन गया बस ये देखना है। ये जो ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, अब ये ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो कुछ भी तबाही मचा सकते हैं। तो वो कभी नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं, कभी पर ऑक्साइड बना दे रहे हैं, बीच बीच में ये देखिए सेस्की ऑक्साइड भी बन रहा है, O32 माइनस एंड O2 माइनस, कुछ भी बन सकता है। कब क्या बन रहा है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको स्पष्ट ये याद करना पड़ेगा कि शुरुआत में पर ऑक्साइड बनता है, कलर येलो हो जाता है फिर, और उसके बाद थोड़े देर बाद कलर जो है वो थोड़ा सा और पहले रेड होता है, सेस्की ऑक्साइड पहले बनता है, फिर येलो हो जाता है कलर। तो ये मोमेंटरीली बनता है बट कैन बी आइसोलेटेड इजिली, नॉट इजिली बट यस कैन बी आइसोलेटेड, इट इज नॉट लाइक रिएक्शन इंटरमीडिएट, और थोड़ा बहुत बच भी जाता है। जब आप रिएक्शन करते हैं, जब आपके पास फाइनली जो सुपर ऑक्साइड का क्रिस्टल आता है तो उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी के फॉर्म में आपका K2O3 भी रहता है, कुछ पार्टिकल्स इसके भी रहते हैं, ये भी ट्रेस किया गया है। तो आप ये रिएक्शन सीक्वेंस देखा आपने, पोटेशियम को लिक्विड अमोनिया में घोल दिया है, और उसके बाद अब देखो बच्चे क्या बोलते हैं, सर पोटेशियम को लिक्विड अमोनिया में घोल दिया है तो इससे क्या हुआ है, K प्लस जनरेट हुआ है ना, तो हम ऐसे नॉर्मल K प्लस लाके ऑक्सीजन दे दें तो भी तो हो जाएगा। तो फिर मैं यही बोलूंगा कि ये सब बचपना ही है। अगर आप ऐसे सवाल सोच रहे हो, अब ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं, तो फिर अभी आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ने के लायक नहीं बने हो, ठीक है। तो ये भाई ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत बार अटेम्प्ट्स कर करके एक बार हो जाता है। तो ये रिएक्शन हो गया तो ये आपके सिलेबस में आ गया, ये किताबों में आ गया, क्योंकि ये रिएक्शन परफॉर्म हो गया। इतना आसान होता कि यार हम पेपर में लिख दिए और फिर उसको करा देंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि पेपर में अच्छा दिख रहा है वो लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रोसेस याद रखिएगा थोड़ा। और KO2 फिर पानी डाल रहे हैं तो आपको ये तो पता है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, रूम टेम्परेचर पे हम मानते हैं H2O2 टूट रहा है। लेकिन मैं बताऊं आपको, जब नॉर्मली पूछा जाए ना, जब नॉर्मली पूछा जाए तो ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है। जब नॉर्मली पूछा जाए KO2 का पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो आप ना H2O2 और ऑक्सीजन ही लिखना, यही लिखना,
क्योंकि जब उन्होंने H2O2 और ऑक्सीजन ही लिखना, ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है KO2 प्लस वाटर, ऑल्दो टेक्निकली बोला जाए तो कुछ नहीं दिया होता है तो रूम टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर पे H2O2 का भी डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है। लेकिन पूरा H2O2 डिकम्पोज हो जाता है ऐसी बात भी नहीं है, डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसमें अगर आप कुछ कैटेलाइज करने के लिए कुछ आपने डाल दिया है, फॉर एग्जाम्पल काफी बढ़िया कैटेलाइज करता है इसको ये पाइरोलुसाइड के जो ब्लैक क्रिस्टल्स होते हैं वो, तो जब आप इसको डाल देंगे तो ये और अच्छा डिकम्पोजिशन होता है इसका। तो ठीक है, ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ये बात है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन निकलेगा, आप इसको तोड़ोगे तो भी निकलेगा, नहीं तोड़ोगे तो भी निकलेगा। तो सुपर ऑक्साइड के केस में उतनी दिक्कत नहीं होती। हाँ, पर ऑक्साइड के केस में अगर आप नहीं तोड़ोगे तो ऑक्सीजन नहीं निकलता, तो वहां क्या लिखना है, तो तोड़ देना। पूछा जाए अगर आपसे कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, तो ऑक्सीजन निकाल देना, क्योंकि रूम टेम्परेचर है तो H2O2 को तोड़ देना, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये बना। अब ये सेस्की ऑक्साइड के बारे में बताया गया है, और इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑक्सीजन इज पास थ्रू लिक्विड अमोनिया कंटेनिंग पोटेशियम। देख लीजिए, अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम होते हैं, थोड़ा बहुत सेस्की ऑक्साइड वहां पर बचा खुचा आपको मिल जाता है, ठीक है। आगे देखा जाए, देन दिस इज ओजोनाइड, और ये ओजोनाइड बनाने का तरीका काफी स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें KOH के पेलेट्स को, KOH के जो पेलेट्स होते हैं उसको पहले ड्राई किया जाता है, और फिर ड्राई करके उसको ग्राइंड किया जाता है ताकि वो थोड़ा पाउडर्ड फॉर्म में आ जाए, और फिर ओजोनाइड, या फिर मैं बोलूं तो ओजोन गैस को पास कराया जाता है। ओजोन गैस को पास कराया जाता है, जनरली ओजोनाइजर से बनाते हैं ओजोन को, अगर लैब में कर रहे हैं तो ओजोनाइजर से बनाते हैं इसको। ओजोनाइजर एक डिवाइस होता है जिसमें एक साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क देकर हम ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करते हैं। ये रिएक्शन भी आप पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में शायद आएगा। उतना अच्छा ईल्ड नहीं होता है ऑक्सीजन से ओजोन बनाना, उतना अच्छा ईल्ड नहीं देता ये, बट हाँ कराया जा सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देकर एक नॉन पीवी वर्क करें तो रिएक्शन हो जाता है। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए, नॉर्मल ओजोन को पास कराया जा रहा है KOH के ड्राई पाउडर में, तो ओजोनाइड बन रहा है K+ एंड O3-, एक ये ऐसा रिएक्शन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लैब टेम्परेचर ही है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है O3- के जैसा, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। चलिए थोड़ा आगे आते हैं, और देन कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परऑक्साइड। पोटेशियम परऑक्साइड की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लगे हाथ से भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब वही रिएक्शंस और क्या है ना। तो ये नॉर्मल पहला रिएक्शन पानी के साथ पता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन निकलना तय है, ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीजन निकलना तय है, निकलेगा ही निकलेगा, इधर ऑक्सीजन निकलता है, दोनों में निकलता है। वही बात कि ये O2- एक बार इलेक्ट्रॉन ले, ये एक बार इलेक्ट्रॉन देता जरूर है, ये एक बार इलेक्ट्रॉन देता जरूर है, माइनस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन जरूर बना लेता है। तो अगर आपके पास CO है, अगर आपके पास CO है, तो ये जो आपके पास O2- है ना, दैट इज सुपर ऑक्साइड आयन, ये जो आपके पास सुपर ऑक्साइड आयन है, ये सुपर ऑक्साइड आयन आपका एक बार ऑक्सीजन में जरूर कन्वर्ट होगा। तो जब सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है तो काइंड ऑफ ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एंड ये जो CO है, अब यहां पर अगर आप रिएक्शन को देखेंगे तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रेड्यूस हुआ है, उसकी बात भी कर लेते हैं। बट ये ध्यान जरूर रखना आप कि जब आपके पास सुपर ऑक्साइड आयन है तो CO है या फिर CO2 है, ये ऑक्सीजन जरूर देगा।
यहाँ पानी के साथ भी ऑक्सीजन दे रहा है, इधर भी ऑक्सीजन जरूर मिल रहा है, इधर भी ऑक्सीजन आपको जरूर मिल रहा है। फिर भी मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं कि कहां पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे देखें आप इस रिएक्शन को। तो अगर देखा जाए तो ये O2 माइनस ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। एक बार ये जब ऑक्सीजन पे गया है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जो कार्बन को आप देख रहे हैं, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ है, देखिए +4 में गया है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ है। तो दो दो चीजें ऑक्सीडाइज हुई हैं, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ है और ये एक बार रेड्यूस भी हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हुआ है। देखिए ये नॉर्मल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि जितने भी यहां पर सुपर ऑक्साइड आयंस थे वो नॉर्मल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हुए। तो यहां पर एक डुअल ऑक्सीडेशन हुआ है काइंड ऑफ, क्योंकि सुपर ऑक्साइड आयन भी ऑक्सीडाइज हुआ है एज वेल एज कार्बन एटम भी ऑक्सीडाइज हुआ है। और जब आप CO2 रखेंगे साथ में, जब आप CO2 रखेंगे साथ में, तो बस वही है, कार्बन नहीं होगा ऑक्सीडाइज, बाकी ये अपना डिस्प्रपोर्शनेशन तो करेगा, ये अपना डिस्प्रपोर्शनेशन तो करेगा। ये एक बार O2 में कन्वर्ट होगा और एक बार ये नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये एक बार नॉर्मल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ये देखिए, और एक बार O2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये चीज सोडियम परऑक्साइड नहीं कर रहा था, क्योंकि परऑक्साइड के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऑक्सीजन देने की कोई कैपेबिलिटी इस तरह की नहीं थी, क्योंकि वो कोई ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं रखा हुआ था ना। और यहां पर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन को वैसे ही थोड़ा सा मनहूस माना जाता है। और जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोग चाहते हैं यार हम छोड़ देते हैं इस ऑड इलेक्ट्रॉन को, या किसी के साथ पेयर कर लेते हैं, हमको नहीं रखना ये ऑड इलेक्ट्रॉन, अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है सर? नहीं, बस नहीं है, मान लो, ठीक, उसमें क्या क्यों नहीं होता। देन अगर CO2 ज्यादा है, मॉइस्चर भी है, तो बस वही है, पोटेशियम कार्बोनेट, मॉइस्चर आ गया तो फिर कार्बोनिक एसिड जैसा हो जाएगा। और कार्बोनिक एसिड जैसा अगर हुआ तो फिर वो बाइकार्बोनेट्स वगैरह बना सकता है, ठीक है। फिर वो बाइकार्बोनेट्स वगैरह बना सकता है, उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइकार्बोनेट्स वगैरह बना रहा है। सल्फर को अगर आप सल्फर के साथ हीट करेंगे तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें जाएगा सल्फर? सल्फर जाएगा आपका नॉर्मल सल्फेट में। तो यहां पर देखो, जब सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, देखो जब सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग दैट ऑक्सीजन गैस रिमूव्ड। यहां पर आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन ये देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कार्बन के ऑक्साइड को और कार्बन के डाइऑक्साइड के साथ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी मिल रहा था। फैक्ट है, याद रखना है। चलिए, हो गया। जो सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड, इसके रिएक्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ये हो गए खत्म। अब आते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स के कुछ रिएक्शन, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। ये रिएक्शंस उतना परेशान नहीं करेंगे, काफी आसान है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाया जा रहा है? मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट कर दो, टूट जाएगा, डिकम्पोज वैसे भी हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगी, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी जो इसकी है काफी हाई है। +2+2 वाले चार्ज हैं, सॉरी +2 -2 वाला चार्ज है, छोटे भी हैं, लैटिस बहुत तगड़ी बनती है इनकी। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, 2800 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट है। NaCl वगैरह इसके सामने कुछ नहीं है, NaCl वगैरह इसके सामने कुछ नहीं है, काफी तगड़ा लैटिस बनता है इनका, ठीक है। देन कुछ और बातें बताई नहीं गई है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। अब ये आपको थोड़ा अगर नहीं समझ आया होगा, स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू कैसे इसको हटाते हैं, तो इस स्लैग आप मेटलर्जी में पढ़ेंगे, तो अभी बताकर कोई मतलब नहीं है, इसलिए यूजेस वाला पोर्शन मैं छोड़ रहा हूँ, देख लीजिएगा, देख लिए तो ठीक है। देन कम्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना पड़ता है हीट करके। ऑल्दो ये ऐसा रिएक्शन नहीं है जो बहुत आराम से हो जाए, इस रिएक्शन के लिए भी थोड़ा हाई टेम्परेचर लगता है, लगभग 900,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। सीमेंट बनाने में इस रिएक्शन का काफी इस्तेमाल होता है। सीमेंट भी एक टॉपिक है, आगे आएगा, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। देन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वेरी सिंपल रिएक्शंस, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एसिडिक ऑक्साइड है CO2, तो एसिड बेस रिएक्शन कार्बोनेट बना ले रहा है। एंड देन इट एमिट्स इंटेंस लाइट व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम। तो ठीक है, अच्छे से जलता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी अच्छा इग्नाइट होता है, तो
वैसे ही जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर आप उसमें एक अच्छा ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम देंगे तो वो भी एक इंटेंस लाइट के साथ अच्छा ब्राइट जलता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम बनाता है। स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, आपको ये पता होना चाहिए। लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्विक लाइम with soda gives a solid soda lime, that is CaO being a basic oxide। देखो क्या है, जब आपके पास CaO होता है, आप इसमें पानी डालते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब आप इसमें पानी डालते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब आप पानी बहुत लिटिल, थोड़ा बहुत कम सा पानी डालते हो, तो ये जो बनता है इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। थोड़ा पेस्ट टाइप का होता है, थोड़ा पेस्ट टाइप का होता है। और इसी में जब आप पानी डाल डाल के जब इसको एकदम से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना देते हो, इसमें बहुत सारा पानी डाला आपने, अब एक्सेस पानी डाला और ये ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर हो गया आपका, स्लेक्ड लाइम हो गया। इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, बट फिजिकल नेचर थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा पेस्ट जैसा रहेगा, थोड़ा पानी डाल के आप अगर उसको गीला कर देते हैं तो वो आपका स्लेक्ड लाइम है। बहुत सारा पानी डालिए, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा सल्यूबल सा सोल्यूशन बन जाए तो उसको आप लाइम वाटर कह दीजिए। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड है तो एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, सिलिकेट बना रहा है। सीमेंट बनाने में इस रिएक्शन का बहुत काम है, फॉस्फेट्स बना रहा है। फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड है ये, और फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड भी एसिडिक नेचर का होता है। देन कम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड है, देन कम्स हाइड्रोक्साइड्स। अब हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड और सल्फेट और कार्बोनेट, ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी रफली ज्यादा नहीं है, 50-50 मिनट का बनेगा, तो अभी चाहें तो अभी भी इसको करा देते हैं, बट क्या होगा फिर अगला लेक्चर थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस वजह से 50-50 मिनट का रख लेते हैं दोनों लेक्चर। और ये हम एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा खत्म हो जाएगा आफ्टर डूइंग दैट carbonates, sulfates and chlorides along with hydroxides. Okay, thanks, keep on revising, good luck, bye bye.